हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है। बुराई और अच्छाई दोनों हमारे अंदर हैं, जिसका प्रयोग अधिक होता है वही निखर के आती है और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? जी हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष या ऑप्शन डी 9 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, जिससे वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, अगला प्रश्न आप देखिएगा। साक्षर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को साक्षरपन कब कहते हैं? जब वह 7 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 7 वर्ष की, और किसी भी एक भाषा में पढ़ या लिख सकता हो। जी हाँ, किसी भी एक भाषा में पढ़ या लिख सकता हो, उसको हम साक्षर कह देते हैं। लिख सकता हो, पढ़ या लिख सकता हो, उसको हम साक्षर कहते हैं। नागरिकता संविधान के किस अधिनियम में है? ये भी ध्यान रखना। नागरिकता जो है संविधान के किस अधिनियम में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता संविधान के किस अधिनियम में है? भाग 2 में। क्या है? भाग 2 में। और आर्टिकल यदि कोई आपसे पूछेगा तो आर्टिकल 5 से 11, 5 से जो 11 है वो इसके अंतर्गत आता है। और यदि बात करें भाग 1 की, भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। जी हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है वह भाग 1 में है। भाग 1 में कौन सा आर्टिकल है? तो ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 से जो 4 तक आर्टिकल है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। नागरिकता भाग 2 में है, उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? जी हाँ, संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा गृह मंत्रालय जो है भारत में वह नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? जी हाँ, भारत के संविधान में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उसको सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च जो संसद होती है उसको संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिक अपनी क्या रहेगी? सरला। ये ध्यान रखना है। सरला से क्या हो जाएगा? स से क्या हो जाएगा? ये भी ध्यान दीजिएगा। इस स से हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? संसद। इस स से क्या हो जाएगा? संसद। क्या ध्यान रखना है? संसद। और इस र से क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा। र से हो जाएगा राज्यसभा। क्या लिखना है अपन को? इस र से राज्यसभा। और इस ल से क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। ये भी ध्यान रखना है, लोकसभा हो जाएगा। अगर बात करूं मैं संसद की, तो संसद किस आर्टिकल में है? संसद बात करूंगा तो किस आर्टिकल में हो जाएगा? 79 जो आर्टिकल है उसमें संसद है। 80 जो आर्टिकल है उसमें राज्यसभा है। और 81 आर्टिकल में लोकसभा की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या था? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद।
और ये बात करें संसद किस आर्टिकल में, इसके लिए ट्रिक ध्यान रखनी है सरला। स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा। संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो संसद में राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। जी हाँ, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। जी हाँ, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य को क्या बनाने का अधिकार है, नया राज्य बनाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 ये सब किस में आते हैं, भाग 1 में आते हैं। किस में आते हैं, भाग 1 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के ढंग के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। जी हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित में से किस एक कथन, मतलब किसने यह कहा था कि संविधान को संघात्मक के ढंग के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। जी हाँ, डी बसु ने, के.एम. मुंशी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या ए.के. अय्यर ने। तो संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे में किसको नहीं डाला गया, ये किसने कहा था, यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से या सिस्मोमीटर से या अमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। अमीटर से करंट को मापा जाता है। किसको मापते हैं, करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं, हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर यदि मैं बात करूँ, आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रख देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूकंप को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, विभवांतर को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, फोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या न्यूट्रोनो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन होता है वो इसका पेयर बनाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग चीज है। निम्न में से कौन से एक कण और प्रतिकण इलेक्ट्रॉन से पॉजिट्रॉन बनता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप जरा बताइए। इलेक्ट्रॉन का क्या, सर जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की है, यूरेनियम विखंडन या नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण या गामा विकिरण। तो ऑटो हॉर्न ने अणुबम की जो खोज की थी तो उसका सिद्धांत क्या था, नाभिकीय विखंडन। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की जो खोज की थी उसका सिद्धांत क्या था, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर नाभिकीय विखंडन हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या क्वाड्रेंटो? तो निम्नलिखित कौन सी ऐसी युक्ति है जिसको गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रेडिएटर होता है उसका उपयोग हम गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम या प्लूटोनियम या यूरेनियम? तो जापान में जो नागासाकी पर गिराए गए बम थे 1945 में अमेरिका ने जापान पर हमला किए थे, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो उस बम में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा हमने प्लूटोनियम का, अमेरिका ने प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों को कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है? यूके, चीन, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका? किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण? तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने 3D दूरदर्शन का एक युक्ति प्रयुक्त की है, बनाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3D युक्ति किसने बनाई है? अमेरिका ने बनाई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन या फास्फोरस? तो तत्वों में जो क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वों में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में यदि अपन से कोई पूछे कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो क्या ध्यान देना है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो NPK ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? NPK। N से हो जाएगा नाइट्रोजन, P से हो जाएगा फास्फोरस और K से हो जाएगा पोटेशियम। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? जी हाँ, कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम जो सल्फेट होता है, ऑप्शन बी, जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? जी हाँ, रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट जो होता है वो एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। बाकी यूरिया भी रासायनिक उर्वरक है, सुपर फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है और पोटेशियम नाइट्रेट भी रासायनिक उर्वरक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? जी हाँ, पेडोलॉजी कौन से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, प्रदूषण, मिट्टी या फिर बीज? तो पेडोलॉजी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा वो मिट्टी से संबंधित। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक जो अध्ययन है वह मिट्टी से संबंधित है। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक कपी नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर या ओरंग उटान? जी हाँ, इनमें से एक कपी कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लंगूर होता है वह एक कपी नहीं होता है। बाकी गिबन, गोरिल्ला और ओरांग उटान वो कपी के रूप में जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन सा है? डूप, हिस्पेरिडियम, नट या एक बीजी बेरी? तो फलों को वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह हो जाएगा डूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, खमीर किसका उदाहरण है? जी हाँ, खमीर किसका उदाहरण है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का या फिर शैवाल का? तो खमीर जो हो जाएगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ये भी आपको ध्यान देना है कि खमीर जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? खमीर जो होता है वह एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने,
रेशम कीट निम्न पर पनपता है। जी हाँ, रेशम कीट कैसे पनपता है? रीठे की पत्तियों पर, वेडू की पत्तियों पर, या आड़ की पत्तियों पर, या शहतूत की पत्तियों पर। तो जो रेशम का कीट होता है वह जो है शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। ये भी आपको ध्यान देना है, शहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीट पनपता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? जी हाँ, पपीते में पीले रंग का जो कारण कौन सा होता है? ऑप्शन ए पपैन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, या ऑप्शन सी कैरोकेंजेथिन या कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पपीते में पीले रंग का कारण जो होता है वह कैजेंथीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कैजेंथीन होता है वो पपीते में पीले रंग का कारण होता है। कैरोटीन जो होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, कैरोटीन जो होता है वो किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। गाजर में जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। मनुष्य का जो रंग होता है, मनुष्य का जो रंग पड़ जाता है, मनुष्य का जो रंग डिसाइड होता है किसकी वजह से होता है? मनुष्य का रंग, जैसे गाजर का रंग लाल कैरोटीन की वजह से, पपीते का रंग पीला कैंजेथिन की वजह से, और मनुष्य का रंग जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। ये भी ध्यान रखना है, मेलानिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से मनुष्य का कलर डिसाइड होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा? जी हाँ, उड़ने वाला स्तनपायी जगुआर, शुतुरमुर्ग, पैकिलन या चमगादड़। तो उड़ने वाला जो स्तनपायी होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़ उड़ने वाला एक स्तनपायी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का जो होता है उस जो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका, क्या ध्यान रखना है? सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका वो शुतुरमुर्ग के अंडे को बोला जाता है सबसे बड़ी कोशिका। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी या शकरकंद। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी भिंडी या ऑप्शन डी शकरकंद। तो फल के रूप में हम लोग भिंडी को जानते हैं। जी हाँ, आलू, मूली, शकरकंद ये सब जड़ों में आती हैं, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या फिर स्तनी में। तो डाल्फिन किस में व्यक्त किए जाते हैं? डाल्फिन को हम लोग किस में रखते हैं? इसको हम स्तनपायी एक जीव मानते हैं। क्या मानते हैं? डाल्फिन मछली नहीं है, ये स्तनपायी जीव कहलाते हैं। स्तन किसको बोलते हैं? जो ऐसे जीव जो अपनी ही तरह बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देने वाले, मतलब जो बच्चों को सीधे जन्म देते हैं, उनको हम स्तनपायी जीव कहते हैं। उभयचर जीव किसे कहते हैं? जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उन्हें हम उभयचर जीव कहते हैं। जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं, जल एवं थल दोनों में रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल या अमीनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। तो प्याज के छिलके पर आंसू किस वजह से आते हैं? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप या फिर स्तनपायी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सील होता है वह एक स्तनपायी कहलाता है। वो किस जाति का है? वो एक स्तनपायी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।